आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 5 के अंतर्गत जन संघर्ष और आंदोलन को पढ़ेंगे। इसमें मूल रूप से दो देश के में हुए जन संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। पहला देश है मेरा बोलिविया और दूसरा है नेपाल। बोलिविया की राजधानी लापाज है। लापाज बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी है और संवैधानिक राजधानी है सुक्रे। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब हम लोग शीर्षक पे ध्यान दें। जन संघर्ष, जनता द्वारा किया गया संघर्ष को जन संघर्ष कहते हैं। और आंदोलन किसे कहते हैं? आंदोलन किसी सामाजिक समस्या का समाधान के लिए चलाया गया एक संगठन द्वारा आंदोलन होता है। चलाया गया संघर्ष जो होता है वो आंदोलन कहलाता है। सामाजिक समस्या हुई, उसके समाधान के लिए संघर्ष किया गया, उसको क्या बोलेंगे? आंदोलन बोलेंगे। इसका स्वरूप संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है। इसमें जो भी निर्णय, आंदोलन के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अनौपचारिक होता है और कमजोर होता है। चलिए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके अंतर्गत पहला है नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग बोलिविया के बारे में जानेंगे। अब देखिए, नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है। नेपाल जो है लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है। अब इसमें है क्या? तीसरी लहर, एक वर्ड आया तीसरी लहर। अब तीसरी लहर किसे कहते हैं? अब से पूछा जाए तीसरी लहर किसे कहते हैं? तीसरी लहर में ऐसा देश आता है जो 20वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में स्वतंत्रता प्राप्त किया। अब 20वीं शताब्दी क्या हुआ? पहले 20वीं शताब्दी को जानते हैं। 1901 से लेके 2000 ईस्वी तक ये हुआ 20वीं शताब्दी। इसमें भी कब? दूसरे उत्तरार्ध, मतलब 1950 के बाद। 1950 के बाद कोई देश लोकतंत्र की तरफ मूव किया, कोई देश संघर्ष करके राजतंत्र को खत्म किया, तो उसमें से नेपाल आता है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? 1990 के दशक में, जब जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाने लगा। तो लोकतंत्र की बहाली 1950 में। उससे पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करता था, बट पूरा लोकतंत्र जो है 1950 में के दशक में यहां कायम हुआ। इसीलिए नेपाल क्या हुआ? तीसरी लहर का देश बना लोकतंत्र के आज़ादी के लिए, लोकतंत्र बहाल करने के लिए। ठीक। दूसरा है नेपाल में राजा वीरेंद्र औपचारिक रूप से राज का प्रधान बना रहा। अब लोकतंत्र बहाल होने के बावजूद भी उस समय के वर्तमान राजा वीरेंद्र जो है औपचारिक रूप से राज का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। जनता जिसको निर्वाचित किया उसके हाथों में वास्तविक सत्ता था। इससे पहले क्या होता था? राजा के हाथों में वास्तविक सत्ता हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ? पावर किसके हाथ में चला गया? प्रधानमंत्री के पास, जो जनता द्वारा निर्वाचित था। ठीक। अर्थात अत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की ओर नेपाल बढ़ चुका था। अब अत्यंतिक राजतंत्र, इसको जानना होगा। अत्यंतिक राजतंत्र किसे कहते हैं? अत्यंतिक राजतंत्र में प्रधान राजा होता है। इसमें सारा डिसीजन राजा लेता है। ठीक। और संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र में राजा सिर्फ औपचारिक रूप से रह जाता है, उसका कोई पावर नहीं होता, वो औपचारिक रूप से कार्य करता है। तो वीरेंद्र, उसका कोई पावर नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? संवैधानिक राजतंत्र। और अत्यंतिक राजतंत्र में फुल पावरफुल राजा हुआ करता है। ठीक। अब अगला पेज देखते हैं। अब हुआ क्या कि नेपाल में नॉर्मल चल रहा था। 2001 ईस्वी में एक कत्लेआम हुआ।
रहस्यमय कत्लेआम हुआ शाही खानदान का। 2001 ईस्वी में रहस्यमय कत्लेआम हुआ शाही खानदान का। उसमें राजा वीरेंद्र और उसके परिवार के सदस्य मारे गए। ठीक, उसका सदस्य क्या हो गया, मारा चला गया। और ज्ञानेंद्र जो उसका भाई था, ज्ञानेंद्र फरवरी 2005 ज्ञानेंद्र उसके बाद राजा बना। नेपाल का राजा कौन बना, जब शाही खानदान का कत्ल हो गया तो नेपाल का राजा कौन बना, ज्ञानेंद्र बना। ठीक, ज्ञानेंद्र जब राजा बना तो उस समय लोकतंत्र 1990 से चली आ रही थी। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, शेर बहादुर दूबा। शेर बहादुर दूबा जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था उस समय में अनपॉपुलर हो चुका था, पब्लिक इसको नहीं चाह रही थी, पब्लिक इसके अगेंस्ट थी। तो इसका फायदा उठाकर राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में शेर बहादुर दूबा को अपदस्थ कर दिया, मतलब उनके पद से हटा दिया। ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। प्रधानमंत्री को हटा के क्या किया, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और खुद के हैंड में नेपाल का सत्ता ले लिया। अब नेपाल का सर्वे सर्वा बन चुका था कौन, राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र सर्वे सर्वा बन चुका था। तो चूंकि अब पूरा विश्व लोकतंत्र की तरफ मूव कर चुका है, तो इसमें कोई एक देश में अब फिर दोबारा राजा लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र लाना चाह रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जनता में असंतोष भड़क उठा, जनता में असंतोष भड़क उठा, जिसके कारण अप्रैल 2006 में आंदोलन हुआ। आंदोलन की शुरुआत कब हुई, अप्रैल 2006 में आंदोलन उठ खड़ा हुआ। अब आंदोलन जब पब्लिक का हुआ, पब्लिक मूवमेंट भी, पब्लिक लामबंद हुआ, एक जगह इकट्ठा हुआ, आंदोलन करने लगा, तो इसमें बहुत सारी पार्टियां जो है उनका साथ देने लगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारा पार्टी साथ देने लगा। अब इस आंदोलन का पहले हम लोग जानते हैं इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था, ये पाना क्या चाह रहा था। ये आंदोलन पाना चाह रहा था कि सत्ता का जो बागडोर है वो राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में आ जाए, मतलब लोकतांत्रिक राज हो जाए। पहला लक्ष्य इस आंदोलन का था कि जनता के हाथ, राजा के हाथ से सत्ता को लेकर जनता के हाथ में सौंपना, लोकतांत्रिक राज बनाना अपने देश को। पहला ये लक्ष्य था। दूसरा था सर्वदलीय सरकार। सर्वदलीय सरकार मतलब हुआ कि तत्कालिक अंतरिम सरकार एक बना दिया जाए, प्रधानमंत्री दे दिया जाए, सर्वदलीय, सभी दल के मिलके एक सरकार का जो है गठन कर लिया जाए। ठीक है। तीसरा बात इनका था संविधान सभा का गठन। तो तीन उद्देश्य था इस आंदोलन का जो 2006 में शुरू हुआ। क्या आंदोलन का उद्देश्य था? पहला कि जनता के हाथ में सरकार हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। दूसरा सर्वदलीय सरकार हो। तीसरा नई संविधान सभा का गठन करना हो ताकि देश में नया संविधान बन सके। तीन उद्देश्य इसका था। ये तीनों उद्देश्य आप लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब है सांसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टी। अब आंदोलन हुआ तो आंदोलन किया कौन? जनता को दिशा निर्देश करने के लिए जरूरी होता है, यदि कोई आंदोलन को आपको बहुत अच्छे ढंग से चलाना है तो उसके लिए एक पार्टी हो, संगठन हो। बिना संगठन का कोई भी, बिना पार्टी और बिना संगठन का कोई भी आंदोलन ज़्यादा लंबा और ज़्यादा उचित रिजल्ट आपको नहीं दे सकता। इसके लिए संसद में नेपाल के संसद का सभी बड़ी पार्टी, जितनी बड़ी पार्टियां थी नेपाल में, उस सब ने 7 पार्टी अलायंस जो है, 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया। जितना बड़ा पार्टी था सब क्या किया? सप्तदलीय गठबंधन बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन का बंद का आह्वान किया। 4 दिन का बंद का आह्वान किया जो अनियतकालीन बंद के रूप में ले लिया। मतलब बंद किया तो बंद ही रह गया, वो चलता चला गया। ठीक, जैसे अभी भारत में हो रहा था कुछ दिन पहले, लॉकडाउन हुआ फिर वो बढ़ता चला गया था 3-4 महीने तक। ठीक उसी प्रकार काठमांडू में 4 दिन का मात्र बंद किया था, लेकिन वो बढ़ता चला गया अनियतकालीन के लिए। इस आंदोलन में देखिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी,
माओवादी जो है लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानता, फिर भी इन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया सप्तदलीय गठबंधन का, और भी संगठन, किसान संगठन आदि भी इनका साथ दिया इसमें। तो अब देखते हैं आगे संघर्ष किस तरफ मूव कर रहा है। अब जब इसमें साथ दिया इनका, तो आंदोलन में अब इनको दिया गया अल्टीमेटम, राजा को अल्टीमेटम दिया गया 14 अप्रैल 2006 को, 24 अप्रैल 2006 को राजा को अल्टीमेटम दिया गया कि आप जो है हमारा तीनों शर्त मान लीजिए, अन्यथा ये आंदोलन और बढ़ेगी। 24 अप्रैल को ही राजा इस जो आंदोलन था उसके दबाव में आ गया और उन्होंने जो जनता के हाथों में नेपाल को सौंप दिया। और फिर 25 अप्रैल 2006 को राजा ने, ज्ञानेंद्र ने क्या किया, गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। ये क्या था, सप्तदलीय कमेटी का मेंबर था, सप्तदलीय में इनका भी पार्टी था, और इनको जो है अंतरिम सरकार के रूप में प्रधानमंत्री के पोस्ट पे दे दिया। साथ ही क्या किया गया, संविधान के लिए एक संगठन बना दिया गया कि संविधान के लिए आप संविधान बनाइए। 2008 में नेपाल संघीय लोकतंत्र गणराज्य बन गया। 2008 में नेपाल को संघीय लोकतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया गया, ठीक। और जो संगठन बनाया गया था संविधान बनाने के लिए, वो 2015 में संविधान बना के तैयार कर दिया, और नए संविधान को क्या किया, नेपाल ने अपना लिया। 2015 से अब नेपाल के पास नया संविधान है। तो हम लोग एक देश के जन आंदोलन को, अब नेपाल का जन आंदोलन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बोलिविया का जन आंदोलन को पढ़ते हैं। बोलिविया के बारे में आपने पहले ही सुना कि बोलिविया क्या है, लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। बोलिविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। अब बोलिविया एक तो गरीब देश है, फिर यहाँ की जो सरकार है वो क्या किया कि पानी पर टैक्स लगाया। उसके लिए उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी को इसका अधिकार दिया। डायरेक्ट लगाता तो और ज़्यादा दिक्कत होती। इन्होंने क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनी को पानी का अधिकार दे दिया, और उसके कारण मासिक बिल बढ़ने के कारण एक संघर्ष हुआ। उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, जिसको बोलिविया का जल युद्ध भी कहते हैं, इस संघर्ष को। अब देखिए, बोलिविया सरकार ने कोचबम्बा एक जगह है बोलिविया में, ठीक है, कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया। आप यदि दिल्ली वगैरह या कहीं रहते हैं बड़े शहरों में, वहाँ पानी का भी बिल दिया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार बोलिविया में भी पानी का बिल दिया जाता होगा। तो बहुत कम होगा, मिनिमम रहता है, अभी भी बहुत कम है पानी का बिल, अन्य बिलों की अपेक्षा पानी का बिल बहुत कम रहता है। तो यहाँ भी जल आपूर्ति के लिए अधिकार जो है क्या किया, बिल के लिए क्या किसको दे दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया। अब कंपनी क्या किया, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो रेट तो बूम करेगा ही। जिस तरह किसान का, आप ये देखो, किसान का कोई अनाज है, उसका रेट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, बट आप देखना कपड़ा का रेट कभी घटता नहीं है। क्यों, वो प्राइवेट सेक्टर का है, उसको पता है कि हम इसको घटाएंगे ही नहीं, एक लक्ष्य के साथ। ठीक उसी प्रकार यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, उसको जैसे ही जल आपूर्ति का अधिकार मिला, उन्होंने क्या किया, कंपनी ने पानी का मासिक बिल बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया। अब पहले यदि 50 रुपया होगा तो उसको 1000 कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये माना जाता है पहले 200 रुपया था, उसको ये 1000 कर दिया, मतलब 5 गुना के आसपास इन्होंने मासिक बिल को बढ़ा दिया। और उस समय में बोलिविया के लोगों का औसत आमदनी कितना था, बोलिविया के लोगों का औसत आमदनी 5000 रुपया था, ठीक है, 5000 रुपया था। अब 5000 में 20% यदि पानी का बिल देगा कोई, तो वो लाइफ जी ही नहीं सकता, अपने लाइफ में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होगा, लोगों में जन असंतोष पैदा होगा गवर्नमेंट के खिलाफ या उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ। तो वही जन
असंतोष जब पैदा लिया तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। मतलब पब्लिक जो है एकाएक सब पब्लिक इसके अगेंस्ट हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी के, और ये एक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन के तहत देखिए जनवरी 2000 में क्या हुआ, उस देश का बोलिविया देश का श्रमिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामुदायिक नेता, किसान संगठन, कारखाना मजदूर के संगठन, कोचबंबा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, सोशलिस्ट पार्टी के बीच के गठबंधन ने देशव्यापी हड़ताल किया। अब ये सब पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह सब मिल गया। मतलब सोशलिस्ट पार्टी उस समय में अगेंस्ट था, सरकार के विरोध में था। जैसे अभी बीजेपी भारत का रूलिंग पार्टी है तो उसके अगेंस्ट में कांग्रेस है या अन्य दल है, तो ठीक उसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी क्या था, अगेंस्ट था, विरोधी दल में था। ठीक, तो इन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा फेडेकोर नाम का एक संगठन का। फेडेकोर नामक एक संगठन था। ये जो संगठन था मूल रूप से इंजीनियर और पर्यावरणवादी शिक्षित वर्ग का एक संगठन था जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ऐसा माना जाता है फेडेकोर जो संगठन है वो मुख्य रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बोलिविया के आंदोलन का। अब देखिए रिजल्ट क्या रहा। फरवरी 2000 में फिर जनवरी में किया, कुछ दिन किया, फिर बंद हो गया। फिर फरवरी 2000 में पुनः आंदोलन शुरू हुआ बोलिविया में। जनवरी में करने के बाद फिर कुछ दिन सुस्त हो गया, सरकार नहीं मानी, फिर स्टार्ट हुआ फरवरी में। लेकिन सरकार ने मार्शल लॉ ला दिया। अब मार्शल लॉ ला के इसको कुचलने का कोशिश किया इस आंदोलन को। इसके बावजूद भी जनता की ताकत बढ़ती चलेगी। पब्लिक तो सर्वे सर्वा है ही, तो पब्लिक जो है पूर्ण ताकत के साथ आ गया। इसके कारण क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी जो है शहर छोड़कर भाग गया, शहर छोड़कर भाग गया। तो इसके साथ ही सरकार को आंदोलनकारियों की सारी बातें मांगनी पड़ी। इसमें क्या होगा, इसका मांग था कि जो है जितना भी टैक्स लगाया गया पुराना ही बहाल किया जाए, वो सब मानना पड़ा। इस आंदोलनकारियों की सारी मांग को सरकार ने मान लिया। तो इस आंदोलन को जल युद्ध कहा जाता है, बोलिविया का जल युद्ध कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलिविया का जल युद्ध किसे कहा जाता है, इसके बारे में टिप्पणी करें, बोलिविया के जल युद्ध के बारे में टिप्पणी करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, 5 नंबर वाले में भी, 3 नंबर वाले में भी, 2 नंबर वाले में भी, 1 नंबर वाले में। इससे एक क्वेश्चन आपको मैट्रिक में अवश्य रहता है। साथ ही हम लोग बोलिविया के बारे में जाने, इससे आपको किसी भी कंपटीशन में आप यदि बैठते हैं तो आपको पूछ सकता है बोलिविया का भाषा क्या है। बोलिविया का भाषा स्पेनिश है। आपको लापाज उसका राजधानी है, राजधानी वगैरह कभी कभी, यहाँ तक कि इससे मॉडर्न टाइम अभी का जो एग्जाम होता है इसमें कभी कभी उसमें एनालॉजी के अंतर्गत तो उसमें दे देता है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन इससे देता है कि देश राजधानी, फिर दूसरा देश दे देगा राजधानी। उसमें कभी कभी इसी तरह का छोटा देश जो आपके सिलेबस में है, खास करके 8, 9, 10 के सिलेबस में है, वो देश को उठा के दे देगा, क्योंकि वो जानता है उस देश के बारे में हम पढ़ा चुके हैं इसको। तो अंडर 10 को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कंपटीशन में भी। इसीलिए अभी यदि आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष। ये दोनों कहानी जो हम लोगों ने अभी सुना आंदोलन का, एक नेपाल का सुने, एक बोलिविया का सुने। अब दोनों का क्या निष्कर्ष रहा, दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर, और आंदोलन तो दोनों जगह हुआ इसलिए तो समानता था, लेकिन फर्क क्या रहा दोनों में, इसको देखें। बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। यहां पे क्या हुआ, विशेष नीति था। विशेष नीति मतलब ये हुआ कि सरकार, पूरे सरकार के अगेंस्ट नहीं था ये आंदोलन। ये आंदोलन था कि जल का जो टैक्स है उसको जो बढ़ा दिया गया, मासिक फी बढ़ा दी गई, उसके खिलाफ आंदोलन था। इसीलिए आप इसको सीधा सरकार के विरोध में आंदोलन नहीं बोल सकते। जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन फुल्ली गवर्नमेंट के सारे नीति के खिलाफ नहीं है, किसान बिल के खिलाफ है।
ठीक उसी प्रकार बोलिविया में जो जनसंघर्ष हुआ ये सिर्फ और सिर्फ जल का जो मासिक फी था उसके बढ़ने के कारण हुआ था। अब दूसरे तरफ आप देखिए क्या है, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने नेपाल में जो चला आंदोलन था ये क्या था, पूरे देश पूरे सिस्टम के खिलाफ था, पूरे राजतंत्र के खिलाफ था। ठीक है, ने देश की राजनीति की नींव क्या होगी ये तय कर दिया। नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो पूरे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू कर दिया, देश में राजतंत्र को हटा के। तो यहां पूरे सिस्टम के खिलाफ आंदोलन था और दूसरी जगह क्या है कि एक नीति के खिलाफ आंदोलन है। अब ये दोनों ही संघर्ष सफल रहा, दोनों संघर्ष क्या हुआ, सफल हुआ। अभी आप देख पा रहे हो किसान आंदोलन हो रहा है, भारत में किसान आंदोलन हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से। अब इतने लंबे समय से आंदोलन हो रहा है लेकिन निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, अभी तक चल रहा आंदोलन। ठीक, यहां लेकिन दोनों सफल रहा है, जो चाह रहा था पब्लिक वो हुआ। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लोकतंत्र का विजय। लोकतंत्र का विजय जब जब सरकार कुछ ऐसा निर्णय ले लेती है जो जनता के हित में नहीं होती है, जहां न्यायालय, विधायिका, कार्यपालिका सभी फ्लॉप कर जाता है, वहां एक जनसंघर्ष जो है उसको निर्णय अंजाम तक पहुंचाता है, उस तरह का डिसीजन को एक अंजाम तक पहुंचाता है आंदोलन के द्वारा। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इसे आप पूरा गंभीरता से लेंगे, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा कि लोकतंत्र में आंदोलन क्यों जरूरी है। ये आगे भी आपको किताब में है, आपका आगे पढ़ेंगे, ये दोनों ही एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। अब इसका प्रभाव भी पड़ा, ये दोनों आंदोलन का विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ा कि ये दोनों आंदोलन इतना सफल रहा। तो ये दोनों आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग जानें। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। देखिए, पहला है जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को परिणाम तक पहुंचाया। अब दोनों जगह, अब नेपाल में आप जो आंदोलन हुआ उसमें आपको लगता है कि न्यायपालिका वहाँ का कुछ कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। वहाँ जनता ने उसको अंजाम तक पहुँचा दिया कि आज देश में लोकतंत्र बहाल हो गई। तो जब ये सब चीज़ें, जितना भी लोक यंत्र तंत्र है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जब सब क्या कहते हैं निकम्मा हो जाता है, सब बेकाम हो जाता है सब, तब जो है पब्लिक डिसीजन करती है और वो डिसीजन सर्वमान होता है, एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है पूरे विश्व के लिए। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचा दिया। दूसरा कहता है लोकतंत्र का जनसंघर्ष के जरिए विकास होता है। इससे क्या हुआ, ये जो दोनों जनसंघर्ष हुआ इससे लोकतंत्र का विकास हुआ और सब देश में भी इस तरह का यदि कोई दबा कुचला या स्थिति खराब होगा, सरकार के द्वारा यदि कोई निष्ठुर रूल लाया जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है लोग क्या करेगा, आंदोलन करेगा। तो जनसंघर्ष के जरिए इससे क्या होगा, लोकतंत्र का विकास होगा, लोगों की भागीदारी सरकार में बढ़ेगी एवं लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए हो सकता है, जरिए होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। अब तीसरा है जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो सकती है। देखिए, जनता जब अपने आप जगती है, जिसमें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वगैरह नहीं होता है, तो ये क्या होता है, सार्वजनिक अपने आप जनता की भागीदारी होती है। लेकिन वो आंदोलन उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, उतना ज़्यादा सफल नहीं होता जितना ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें सिर्फ जनता भाग लेता है। जब उसमें कोई राजनीतिक पार्टी या संगठन उनके साथ हो जाते हैं तो ये आंदोलन और भी ज़्यादा कारगर होता है। अब राजनीतिक पार्टी के रूप में उसके सपोर्ट में आता है, या दबाव समूह के सपोर्ट में आता है, या हित समूह के जरिए उसके सपोर्ट में आता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।